में एक आईवीएफ के थ्रू एक बच्चा पैदा हुआ था। आज का दिन वर्ल्ड आईवीएफ डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे समाज में जो लोग हैं आईवीएफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके दिमाग में सवाल हैं। उसको परेशानियों को झेलने के बाद भी इनफर्टिलिटी रेट जो है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें आंकड़ों की तो हर साल 1.5 लाख बच्चे आईवीएफ के थ्रू पैदा हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो लोगों के दिमाग में इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। लोग आईवीएफ की तरफ जाने से डर रहे हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर मीरा पाठक। अब आप उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आईवीएफ एक्चुअली में है क्या और हमारे देश में जो इनफर्टिलिटी रेट जो है जो बढ़ता ही चला जा रहा है उसके जो भी कारण है उसके बारे में जानेंगे। और जो वर्ड है आईवीएफ जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको लेकर डर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे शो में। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो आईवीएफ है ये जो लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर, क्योंकि आप भी डॉक्टर आपके पास लगातार पेशेंट्स आते होंगे, इसके बारे में बात करते होंगे। तो उसके बारे में जानना चाहूँगी जो इनफर्टिलिटी रेट जो है ये हमारे देश में क्यों बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है, और जो कपल्स हैं जो आ रहे हैं आपके पास ज़्यादातर कपल्स किस प्रॉब्लम की वजह से आते हैं? बिल्कुल ज्योति, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है समझना कि इनफर्टिलिटी होती क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन में लोगों को यही नहीं पता कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। तो इनफर्टिलिटी वो मेडिकल कंडीशन है जब एक कपल 1 साल के लिए रेगुलरली ट्राई करता है कंसीव करने के, पर कंसीव नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहते हैं। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं जो शादी के 2-3 महीने तक ट्राई करते हैं और 3 महीने 4 महीने के बाद आते हैं, कहते हैं अब तो कंसीव ही नहीं कर पा रहे। तो वो भी वेट करना चाहिए 1 साल तक, और 1 साल के बाद अगर नहीं कंसीव हो पाता है तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो ये कहते हैं कि हम 8 साल से ट्राई कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है, अब उनको लगने लगा है कि इनफर्टिलिटी है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी तब मानी जाती है जब 1 साल के लिए ट्राई किया जाए और उसके बाद भी प्रेगनेंसी ना आए तो वो इनफर्टिलिटी है। हाँ, बिल्कुल सही है ज्योति के हमारी पॉपुलेशन के अंदर इनफर्टिलिटी राइज कर रही है। इस समय जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर आंकड़े हैं वो है 10 to 15% लोगों में इनफर्टिलिटी है, यानी 6 to 7 कपल्स में से एक कपल इस चैलेंज के साथ जूझ रहा है, इसके साथ डील कर रहा है। जैसे हम बात करें अगर आंकड़ों की आपको तो उसमें से ये बताया जाता है कि हमारे देश में हर 5 में से जो एक बंदा है जो इनफर्टिलिटी वो जो कपल्स है वो झेल रहे हैं। तो इसके बावजूद भी आप आईवीएफ की तरफ हम जाएँ तो हमें लगता है कि क्योंकि देखिए अभी 1978 को पहला बच्चा पैदा हुआ था, कितने साल हो चुके हैं, इसके बावजूद लोगों के दिमाग में क्या डर है, क्या लगता है आपको? क्योंकि हमारे समाज में ऐसा ही है कि लोग पीरियड्स को लेकर या सेक्स को लेकर बात नहीं कर पाते हैं, उसके मतलब संकोच करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो ये जो प्रॉब्लम है क्यों राइज होती है, मतलब किस वजह से लोग नहीं बात कर पा रहे? एक्चुअली क्या है कि इस समय सोसाइटी के अंदर एक तो अवेयरनेस है, दूसरा एजुकेशन की कमी है, और तीसरा है एक सोशल टैबू जो जुड़ा हुआ है। एक जो इनफर्टिलिटी को नाम दिया गया ना बांझपन, वो एक बहुत ही गलत टर्म दिया गया है। लोग इनफर्टिलिटी को उस टर्म के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फैमिलीज के अंदर ये एक तरह से टैबू हो जाता है कि इस कपल के साथ ये चैलेंज है, लोग इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट कई बार मेन इस तरह से होते हैं कि वो टेस्ट ही नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो डील ही नहीं करना चाहते, वो फेस ही नहीं करना चाहते कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई वो प्रॉब्लम मुझ में है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एक मेडिकल डिसऑर्डर की तरह से लेना चाहिए, इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि ये मेरे मतलब मर्दानगी का सबूत है या ये मेरी औरत होने का प्रूफ है कि क्या मैं कंसीव कर पाती हूँ नहीं कर पाती। ये जस्ट एक मेडिकल डिजीज़ है या मेडिकल डिसऑर्डर है जैसे बाकी सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इसके अवेयरनेस हो। दूसरा ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, खुल के बात करें और फिर एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को हम ट्रीट कर सकते हैं, और कई बार इट इज़ वेरी वेरी ट्रीटेबल। छोटी-छोटी दिक्कतें होती हैं, शायद सिर्फ एक थायराइड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ को करेक्ट करते ही कंसेप्शन हो जाता है। कभी-कभी ट्यूबरक्लोसिस होता है, ऐसे-ऐसे केसेस होते हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस होता है जेनिटल, उनको ट्रीट करना जैसे ही शुरू करते हैं वो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के ऊपर ही कंसीव कर जाते हैं। तो ऐसे इसको एक पर्सनल चैलेंज नहीं लेना चाहिए या एक पर्सनल प्रूफ नहीं समझना चाहिए कि भई ये हमारे वेलबींग का प्रूफ है, अगर हम लोग नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो इस टैबू को हटाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपने बताया कि जो मर्द है वो इस चीज़ को मर्दानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आईवीएफ जो इनफर्टिलिटी है वो उसमें ज़्यादातर महिलाओं में वो देखा जाता है या पुरुषों में देखा जाता है? और किन वजह से जो इनफर्टिलिटी है हमारे जो सोसाइटी में है लोगों के अंदर है? तो इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ होते हैं, उसके लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल कंसेप्शन साइकिल किस तरह से होती है।
तो जब महिला जन्म लेती है तो उसकी ओवरीज में एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं, जिसे हम एग रिजर्व कहते हैं। तो एक फिक्स एग रिजर्व के साथ महिला जन्म लेती है। जैसे ही वो प्यूबर्टी पे आती है, फर्स्ट पीरियड्स आते हैं, उस समय एक एक एग हर मंथ उसकी ओवरी से रिलीज होने लगता है। ये एग रिलीज होता है, ये ट्यूब से कैच होता है, ट्यूब से कैच करके गर्भाशय में पहुंच जाती है। अब अगर कंसेप्शन होना है तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है, यानी ट्यूब में स्पर्म और एग मिलते हैं। उसके बाद वो फर्टिलाइज होकर एक एम्ब्रियो जो बनता है, वो एम्ब्रियो फिर गर्भाशय में पास ऑन होता है और गर्भाशय में इम्प्लांट करता है। अब इन सब कंडीशंस में कहीं ना कहीं अगर किसी भी स्टेप पे दिक्कत है या डिफेक्ट है, तो फिर वहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन रुक जाती है, वहाँ कंसेप्शन होने में दिक्कत आती है। तो अगर हम फीमेल फैक्टर्स की बात करें और हम अंडाशय की बात करें, तो कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे पीसीओडी या थायराइड डिसऑर्डर, जिसमें एग्स नहीं बन पाते हैं। सेकंड है अगर ट्यूब के अंदर कोई ब्लॉकेज हो, जैसे कई बार महिलाएं क्या होती है ना, अपनी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को छुपाने लग जाती हैं। अगर रिपीटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इवन ट्यूबरक्लोसिस हो रही है, तो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। या कई बार रिपीटेड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लोग कराते हैं, तो वो नहीं समझते कि हर बार आप टर्मिनेशन करा रहे हैं, हर बार ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, ट्यूब उस रीजन से ब्लॉक हो सकती है। या फिर बाद में गर्भाशय में कोई दिक्कत है, जैसे कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, ऐसी कंडीशंस के अंदर एंडोमेट्रियोसिस है, ऐसे कंडीशंस में ये कंसेप्शन का साइकिल एक तरह से हैम्पर हो जाता है। अब उसी तरह से अगर स्पर्म का देखा जाए तो मेन है, मेन के अंदर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है। तो ये जो फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, जिसमें अंडाशय, ट्यूब, यूट्रस या एंडोमेट्रियोसिस या इवन क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इनकी वजह से भी फर्टिलिटी फीमेल फैक्टर अफेक्ट होती है, तो 30 to 40% केसेस में होती है। वहीं मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें, तो ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे लोगों में, मेल्स में हिस्ट्री होती है इंजरी की बचपन में, या मम्प्स की, या ट्यूबरक्लोसिस की, या वेरिकोसील की बीमारी होती है। तो कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जिसमें मेल्स एक्सपोज हो जाते हैं टू टॉक्सिन्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, जैसे टेक्सटाइल या डाई इंडस्ट्री या प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो लोग वर्कर्स काम करते हैं, वो एक्सपोज होते हैं हैवी मेटल्स, एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स की तरफ। तो उससे स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अफेक्ट होती है। सेकंड कंडीशन होती है वो लोग जो रेडियोलॉजी में काम करते हैं, एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उसमें एक्सरे एक्सपोजर होता है, वो स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी को अफेक्ट करती है। तीसरा होता है कि हमारे स्पर्म्स बनने के लिए एक टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री कम होना चाहिए नॉर्मल से, तभी टेस्टिस जो है, जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग करते हैं, वो स्ट्रेटोस्टैट में होते हैं, बॉडी से दूर होते हैं, ताकि वहाँ का टेम्परेचर कूलर रहे बॉडी से 2 to 3 डिग्री। अब क्या होता है कि मेन हैं वो वर्क कर रहे हैं बेकरी में, वो वर्क कर रहे हैं किचन के अंदर, हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में, फर्नेसेस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो रहा है, या आदमी आजकल जो कर रहे हैं लैपटॉप गोदी में लेके रखते हैं, लैपटॉप से एक तो गर्मी है, लैपटॉप से सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है, तो जहाँ गर्मी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है, वहाँ पे उसके बाद में स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है। तो जहाँ पे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, इन्फेक्शन है, यहाँ इन कंडीशन में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो सकती है। और सेकंड जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कि आजकल जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल चेंजेस मेल एंड फीमेल दोनों को अफेक्ट करते हैं। लाइक जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वेपिंग है, इसके अलावा हाई स्ट्रेस है, स्लीप कम लेना है, इन सब कंडीशंस के अंदर, इन सब लाइफस्टाइल फैक्टर्स के अंदर फर्टिलिटी घट जाती है, मेल और फीमेल दोनों की, एग और स्पर्म प्रोडक्शन पे अफेक्ट होने लग जाता है। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फर्टिलिटी दोनों की डिमिनिश्ड है, वो कंबाइंड फैक्टर्स हैं, वो 10% केसेस में होते हैं। और अनएक्सप्लेन फैक्टर्स होते हैं, अनएक्सप्लेन फैक्टर्स वो होते हैं कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है मेल और फीमेल के, फिर भी कुछ सटल हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कोई सर्वाइकल म्यूकस में एब्नॉर्मैलिटी है, या एंडोमेट्रियम नहीं ठीक से बन पा रहा है। इन कंडीशंस में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, वो 10 to 15% केसेस में। तो ये तो हमारी बात हो गई फर्टिलिटी की। और हम जैसे एक बहुत साफ, जैसे आपने बताया भी कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको इन कारणों की वजह से ये होता है। तो जो लोग अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको आईवीएफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे सवाल है, काफ़ी ज़्यादा वो डर रहे हैं कि नहीं हम जाए कि ना जाए। और कई सवाल ऐसा भी होता है ना कि बच्चा हमारा है या किसी और का, ये भी सवाल होता है। क्योंकि हमारे देश में ऐसा है कि जहाँ पर लोग पीरियड्स को लेकर बात नहीं कर पा रहे हैं, आईवीएफ एक अलग चीज़ हो जाती है, उसको लेकर बात करने में लोग शर्म आती है उनको। तो इससे पहले मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि जो आईवीएफ है वो एक्चुअली में कैसे प्रोसेस करता है, उसका जो पूरा का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कैसे एक बच्चा माँ के पेट में आता है और वो जन्म लेता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर हम इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की बात करें, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी लोगों को कि आईवीएफ इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है टेस्ट कराते हैं। हम टेस्ट करा के हमें पता चलता है कि कोई थायराइड डिसऑर्डर है, कोई डायबिटीज़ है, तो उसकी ट्रीटमेंट करने से, जैसे मैंने बताया था कि लोग एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं और एटीटी पे रहते रहते ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो कई बार मेडिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने से ही प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी नेचुरल मेथड से ही हो जाती है, बस एक सपोर्ट देने की जरूरत होती है।
तो कुछ हम टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो मेल के अंदर हस्बैंड सीमेन एनालिसिस होना चाहिए। सेकंड होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट जनरली फीमेल्स में कराया जाता है, तो जिसमें होता है कंप्लीट ब्लड काउंट है, ब्लड ग्रुपिंग है, थायराइड है, ब्लड शुगर है, ये टेस्ट होते हैं। ट्यूब के टेस्ट होते हैं कि ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, जैसे स्टेरोसल्पिंगोग्राफी है। अल्ट्रासाउंड होता है कि यूट्रस नॉर्मल है कि नहीं है। बेस लाइन एक टेस्ट है, ये देखने के लिए कि एग्स बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो क्या एग्स रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट होते हैं जो थोड़े से रेयर कंडीशन में, जैसे लेप्रोस्कोपी किया जा सकता है, हिस्टेरोस्कोपी किया जा सकता है, अगर लगता है कि कोई और एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है छोटी हुई। अब अगर ये टेस्ट हो गए, इनमें कोई एब्नॉर्मेलिटी आई, जनरली इन टेस्ट की एब्नॉर्मेलिटीज को ट्रीट करते हुए प्रेगनेंसी रुक जाती है। नेक्स्ट स्टेप होता है नेचुरल मेथड को सपोर्ट करने का। एक चीज लोगों को समझनी चाहिए कि प्रेगनेंसी पूरे महीने नहीं पॉसिबल होती, प्रेगनेंसी एक फर्टाइल पीरियड में पॉसिबल होती है। जैसे अगर हम डे 1 ऑफ द साइकिल वो माने, जब लेडी को फर्स्ट पीरियड आता है, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड आता है, तो वो फर्टाइल पीरियड होता है डे 10 टू डे 20 ऑफ द साइकिल, क्योंकि जब एग रिलीज होता है वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन पहले रिलीज होता है। तो जिसका 28 दिन का साइकिल है, उसका रफली 14th डे पे एग रिलीज होता है। तो जब एग रिलीज होता है वो 24 आवर्स तक ही रहता है अलाइव, और जो स्पर्म्स होते हैं वो 5 से 7 दिन तक अलाइव रहते हैं। तो इस चीज को, इस गणित को मिला के ये है कि जनरली डे 10 टू डे 20 ऑफ द साइकिल फर्टाइल है। अगर डे 10 से पहले आप साथ रहते हैं या डे 20 के बाद आप साथ रहते हैं, पर डे 10 टू डे 20 आप नहीं साथ रह पाते, जैसे कईयों के पार्टनर्स ट्रैवलिंग होते हैं या कोई और रीजन होता है, तो फिर बाद में वो प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाएगी। तो कई बार जस्ट एक फर्टाइल पिंडो समझा के मेडिकल टेस्ट या मेडिकल कोई डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करके, और फिर बाद में क्या होता है कि उसी नेचुरल मेथड को सपोर्ट करके कि भाई जब ल्यूटियल फेज आता है, जब हमें लगता है कि इम्प्लांटेशन पॉसिबल है, तो फिर बाद में उस समय फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके देख लें कि एग रिलीज कराते हैं। उसके बाद नेचुरल फर्टाइल पीरियड में एक नॉर्मल कंसेप्शन के लिए ट्राई करके, और उसके बाद फिर जब लगता है कि इम्प्लांटेशन होने वाली है, ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि यूट्रस के अंदर जो वो बच्चा ठहर जाए तो उसे सपोर्ट मिले। तो कई बार नेचुरल मेथड्स को सपोर्ट करके ही प्रेगनेंसी रुक जाती है। सेकेंड तरीका, नेक्स्ट स्टेप जो हम जाते हैं वो ये है कि नेचुरल मेथड विद ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग, यानी कि नॉर्मल साइकिल में जहाँ महिला एक एग रिलीज करती है, ऐसी दवाइयाँ देते हैं जैसे लेट्रोजोल है, क्लोमिफेन है, जिससे क्या होगा कि उसी साइकिल में 3 से 4 एग्स रिलीज हो जाएंगे। तो जब जितने एग्स होंगे उतने चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाएंगे, तो फिर बाद में प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। उससे भी नहीं हो पाता, 2-3 साइकिल्स हो जाते हैं, या फिर लगता है कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी सीमेन के अंदर कोई कमी है। ऐसे कंडीशन में फिर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन किया जाता है। उसमें ये होता है कि हस्बैंड का सीमेन लेके उसे वॉश करके, कंसंट्रेट करके, उसमें स्पर्म की मात्रा जैसे थोड़ा बढ़ जाती है, तो फिर बाद में उसको यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये ट्राई किया जा सकता है, पर उसके लिए एक हमें प्री रिक्विजिट फैक्टर चाहिए, वो ये है कि ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए, यानी अंडा भी ट्यूब में आ सके, वो कंडीशन पॉसिबल होनी चाहिए। अब अगर ये है कि भाई लास्ट स्टेप ये है IVF, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है। इसे तब किया जाता है जब ये है कि पहले जो ट्रीटमेंट्स लिए हैं वो फेल हो गए, या फिर बाद में ट्यूब ब्लॉक है, या एग्स बनने में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर बाद में ये है कि हमने 3 से 4 साइकिल्स कर लिए IUI के, 3 to 6 साइकिल्स कर लिए IUI के, और वो फेल हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से पहले भी स्टेप्स हैं जिनसे हम चल सकते हैं, जिनसे कई बार कंसेप्शन हो भी जाती है, और IVF फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है। तो IVF में क्या होता है कि हम दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और उससे क्या करते हैं कि एग्स की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो अराउंड 6-7 एग्स रिलीज होते हैं एक साइकिल के अंदर। उन 6-7 एग्स को निकाल दिया जाता है, उनको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, हस्बैंड का सीमन लेते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करके, उसको वॉश करके, उसको भी उसी टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर लेते हैं, उसी कल्चर मीडियम में। ये सब बॉडी के बाहर हो रहा है कि एग और स्पर्म बॉडी के बाहर मिक्स हो रहे हैं। कई बार वो स्पर्म नहीं जा पाता है, या कोई और दिक्कत है, मोर्फोलॉजी में दिक्कत है, तो फिर बाद में इंजेक्शन से उस स्पर्म को एग के अंदर मिला दिया जाता है, जिसको इसी कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब बन गए एम्ब्रियोज, तो 5-6 एम्ब्रियोज, 7-8 एम्ब्रियोज बन गए। अब उन एम्ब्रियोज की भी ग्रेडिंग की जाती है कि बेस्ट एम्ब्रियोज कौन से हैं, और उन बेस्ट एम्ब्रियोज में से 2 एम्ब्रियोज कंसेंट से 2 एम्ब्रियोज इम्प्लांट किए जाते हैं, और फिर उसके बाद मदर के यूट्रस में वो बना बनाया एम्ब्रियो जब रखा जाता है, उसके बाद मदर को सपोर्ट दी जाती है कि अब ये इम्प्लांट कर जाए एम्ब्रियो और प्रेगनेंसी ठहर जाए। तो ये है IVF का प्रोसीजर कि एग बाहर निकाला, स्पर्म बाहर निकाला, बाहर बॉडी के वो फर्टिलाइज हुआ है टेस्ट ट्यूब के अंदर या कल्चर मीडियम के अंदर, एम्ब्रियो बाहर बना है, और एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग पॉसिबल होती है इसमें। तो एक प्लस पॉइंट होता है कि जिनका एज ज़्यादा है उसमें चांसेस हैं कि भाई एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, तो जेनेटिक टेस्टिंग भी हो जाती है, और बेस्ट एम्ब्रियोज को इम्प्लांट कराया जाता है, तो प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है।
इसी से मेरा एक सवाल हुआ है, जैसे कि आपने बताया कि हम इसकी तरफ जा सकते हैं, पर अगर हम एज की बात करें महिलाओं की, तो इसमें कोई एज गैप है, या अगर आईवीएफ कोई महिलाएं करा लेती हैं, सबके मन में एक सवाल होता है कि अगर हमने ये बाहर हो रहा है, कुछ डॉक्टर पता नहीं क्या कर दे, तो अगर आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं और बच्चा हो रहा है, तो क्या इसके कोई भी मतलब साइड इफेक्ट्स हैं महिलाओं को, या कोई प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती है, कि कुछ भी ऐसी कंडीशंस है जो मतलब इसको लेकर उन्हें डरना चाहिए या घबराने की ज़रूरत नहीं है? इसके लिए तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मन से शंका हटा दें, क्योंकि जो आईवीएफ का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले अगर आप आईवीएफ कराने जा रहे हैं तो एक्रेडिटेड सेंटर्स होते हैं। आप एक्रेडिटेड सेंटर्स के पास जाओ, जो लाइसेंस सेंटर्स हैं उनके पास जाओ, तो ये प्रोसीजर बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। वो आपके सामने दिखाएंगे कि मतलब आपको अवेयर रखेंगे पूरे टाइम कि आप ही के एग्स हैं, आप ही के स्पर्म्स हैं जिनको मिक्स किए जाएंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। हाँ, बहुत वो कंडीशन होते हैं जिसमें एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसमें डोनर एग या डोनर सीमेन की जरूरत पड़ती है, बट उसमें भी ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है और फुल लीगल प्रोसीडिंग से चीज़ें की जाती हैं। एकदम आंख बंद करके ब्लाइंड फोल्डेड किसी के साथ नहीं किया जाता है। तो इस मन की शंका को बिल्कुल हटा देना चाहिए कि वो बच्चा हमारा नहीं है। नेक्स्ट है कि आईवीएफ के साइड इफेक्ट। तो आईवीएफ के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मोस्टली इसलिए होते हैं क्योंकि जो मेडिकेशन दी जाती हैं उससे जो माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक हो गया, मूड स्विंग्स हो गए, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, थोड़ा सा वेट गेन क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर, वजाइनल डिस्चार्ज या थोड़े से वजाइनल ब्लीडिंग, ये सब होने की संभावना है। बट एक चीज़ इसका ध्यान रखने की जरूरत है, वो है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो कभी कभी हो सकता है, बहुत रेयर कंडीशंस में होता है, जिसमें ओवरी स्टिमुलेट हो जाती है ज़्यादा क्योंकि वो दवाइयाँ दी जाती हैं। ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें एंटी मलेरियन हार्मोन का लेवल्स बहुत हाई है, या फिर बाद में जिसको पीसीओडी है, उनमें ये संभावना बढ़ जाती है। पर अगर ढंग से हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके चलते हैं तो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम होने की संभावना एक बहुत कम है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे कंडीशन में जो सिम्टम्स माइल्ड मॉडरेट केसेस में है वो ये होते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, सडनली वेट गेन हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, और थोड़ा सीवियर अगर वो चला जाए, यही कंडीशन थोड़ी सीवियर हो जाए तो एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, चेस्ट में फ्लूइड भरने लग जाता है, यूरिन आउटपुट घट जाती है, ब्लड क्लॉट्स आने लग जाते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होने लग जाते हैं। तो ये वाले कंडीशन का अगर ध्यान रखा जाए तो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम से भी हम एक तरह से प्रिवेंशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा साइड इफेक्ट्स कम है। जैसे कि अगर कोई आईवीएफ की तरफ जाना चाहेगा, तो उसके दिमाग में एक और सवाल होगा कि जो खर्चा इसमें आता है, मतलब अगर हम बात करें कि जो जिनके पास पैसे कम है, क्या वो इसकी तरफ जा सकते हैं, कितना इसमें जो भी मेडिकल कंडीशन होती है या आपको खर्चा होता है इसमें चीज़ में, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। इसमें एक्चुअली दवाइयों का खर्चा होता है, ये होता है कि भाई इसमें थोड़ा सा एडवांस टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑलमोस्ट पर साइकिल 1.5 टू 2 लाख तो समझ के चल ही सकते हैं कि भाई इतना तो लग ही जाएगा, 1.5 टू 2 लाख पर साइकिल, और हो सकता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाए डिपेंडिंग अपॉन की ज़रूरत क्या क्या चीज़ों की पड़ रही है। मैम, जैसे कि आईवीएफ तो इम्पोर्टेंटली जो है उसकी वजह से हम लोग आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं, तो आईवीएफ की बात करें तो जो लड़कियां हैं उनकी या पुरुष हैं उनकी आइडियल एज क्या होगी अगर बच्चा पैदा करना चाहते हैं लोग, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं ना कि 30 साल के हो गए उसके बाद बच्चा पैदा करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। और दूसरा ये कि किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए वुमेन्स को और मेंस को, जो लोग ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए। तो जो तुमने बात कही वो बिल्कुल सही बात की है। एक्चुअली क्या है कि फर्टिलिटी ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, टाइम सेंसिटिव है। यानी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था, फीमेल्स एक पर्टिकुलर एग रिजर्व के साथ पैदा होती है, एंड जब प्यूबर्टी आती है तो एग्स पर मंथ रिलीज होने लग जाते हैं। तो एक एज तक क्या होता है कि जैसे 20 टू 30 की जो एज ग्रुप है उसमें पीक पे होती है फर्टिलिटी, उसके बाद 30 टू 33 तक एकदम ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है, थोड़ा कम होने लग जाती है फर्टिलिटी। 35 के बाद सडन डिक्लाइन होने लग जाता है फर्टिलिटी का, क्योंकि क्या होता है एग्स की क्वांटिटी कम होने लग जाती है, एग्स की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ने लग जाता है एज का। अब अगर फर्स्ट बच्चे की बात करें तो मोस्टली जो रीज़न है इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है वो सोसाइटल फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कपल्स क्या सोचते हैं ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक बार हम सेटल हो जाएं, फाइनेंशियली सेटल हो जाएं, कैरियर वाइज सेटल हो जाएं, फिर हम बेबी प्लान करेंगे। तब तक क्या होता है कि वुमन की एज 33 क्रॉस कर चुकी होती है, दैट मीन्स पीक फर्टिलिटी क्रॉस हो चुकी होती है, उसके बाद वो ट्राई करते हैं। तो बेस्ट एज फर्स्ट चाइल्ड के लिए है 25 टू 30 ईयर्स ऑफ एज। 30 टू 33 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल एज, तब तक फर्टिलिटी अच्छी रहती है, तब तक फर्स्ट बेबी अच्छे से हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड बेबी का हम गैप बोलते हैं वो ये है कि 2 टू 3 इयर्स का गैप फर्स्ट और सेकंड बेबी में होना चाहिए। उस हिसाब से सेकंड बेबी बिफोर द एज ऑफ 35 इयर्स हो जाए तो बेस्ट है। अब अगर हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात करें जिनका इफेक्ट पड़ता है फर्टिलिटी पे, तो ये है कि सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है कि स्ट्रेस बिल्कुल ना लें।
सेकंड है कि स्लीप, अपना एडिक्वेट आवर्स ऑफ स्लीप, क्योंकि इन सब चीज़ों का हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हमारे स्ट्रेस लेवल जब होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से सब मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर और एग्स और स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ने लग जाता है। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। थर्ड है हाइड्रेशन, टू हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ 8 ग्लासेस ऑफ वाटर लें। फोर्थ है डाइट का, बहुत स्पेसिफिक होता है कि कुछ डाइट तो मेल और फीमेल के लिए बहुत कॉमन है कि मेल और फीमेल दोनों लें तो फर्टिलिटी बढ़ेगी, और एक्चुअली फर्टिलिटी फूड्स तो एक ही होते हैं। बट क्या होता है कि क्योंकि एग की क्वालिटी के लिए डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है और स्पर्म की क्वालिटी के लिए डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, तो टॉप 5 जो डाइट है वो मैं बताती हूँ कि जो टॉप 5 डाइट फीमेल के लिए है वो है कि वो लें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, राजमा, छोले, चने, इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स लें, एग्स लें, एवोकाडो लें और फिश लें। और अगर मेल की हम बात करें तो मेल लें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनार, उसके साथ टमाटोज में लाइकोपीन होता है जो बहुत हेल्प करता है स्पर्म की क्वालिटी को। उसके अलावा लें वॉलनट्स या फिर सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स लें, और उसके साथ लें फिर फिश इंप्रूव करती है मेल की फर्टिलिटी को। और उसके साथ में बेरीज जैसे ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और आंवला, ये सब चीज़ें फर्टिलिटी फूड्स की तरह से, तो इसको अपने डाइट में इंक्लूड करें। क्योंकि जो एग है, एग जब बनने लगता है वो 3 मंथ्स पहले बनने लगता है रिलीज से, तो आज जो डाइट आप चेंज करेंगे, आज जो लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, उसका असर 3 महीने बाद आएगा अपनी फर्टिलिटी पे, एटलीस्ट 3 महीने बाद। नेक्स्ट जो लाइफस्टाइल जो बिहेवियर है जो अफेक्ट कर रहा है फर्टिलिटी को है स्मोकिंग, अल्कोहल, वेपिंग। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, वेपिंग को छोड़ने के बाद ये इफेक्ट्स रिवर्सिबल होते हैं। अगर स्मोकिंग छोड़ दी जाए तो इसके इफेक्ट 3 to 6 मंथ्स के बाद, 6 to 12 मंथ्स के बाद रिवर्स होते हैं, और अराउंड 60 to 80% रिवर्सिबल होते हैं। और अल्कोहल छोड़ने के 3 to 6 मंथ्स के बाद इफेक्ट्स रिवर्सिबल होते हैं और अराउंड 80 to 90% रिवर्सिबल होते हैं। तो स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ने का फायदा रहता है इसके अंदर कि फर्टिलिटी इंप्रूव करती है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर हम आईवीएफ की सक्सेस रेट के बारे में बात करें तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि अगर हम इतना बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं तो मर्दानगी को दिखाने के बाद मतलब आदमी अब कन्विंस हो गया कि चलो अब अपना बच्चा पैदा करना है, तो पहली बार दिमाग में ये बातें हैं। तो इसका सक्सेस रेट कितना होता है ये बता दीजिए, और जो लोग ट्राई करना चाह रहे हैं अभी आईवीएफ को लेकर उनको आप क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सक्सेस रेट्स डिपेंड करती हैं एज के ऊपर। अगर एज 35 से कम है तो अप टू 50% सक्सेस रेट्स होती है। उसके बाद एज के साथ सक्सेस रेट रिड्यूस करने लगती है, और अगर 40 ईयर्स के बाद आईवीएफ कराया जाए तो सक्सेस रेट्स लेस देन 15% तक पहुंच जाती है। इसलिए जितना अर्ली ट्राई किया जाए उतना बेस्ट रहता है, इन द सेंस कि भाई आप अवेयर रहें और आपको लगता है तो आप डिनायल में ना जाएं कि भाई हम ट्राई करेंगे और होगा। आप डॉक्टर के पास जाएं, स्टेप वाइज ट्राई करें, नेचुरल मेथड से इनिशियली ट्राई करना शुरू करें, फिर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की अगर जरूरत पड़ती फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बट स्टेप वाइज स्टार्ट कर दें अपनी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट मैं सबको यही कहना चाहूँगी, स्पेशली जो नॉर्मल कपल्स हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस लाते हैं, आप अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपनी इनफर्टिलिटी के चैलेंज को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इनफर्टिलिटी से, मैं उनको यही कहना चाहूँगी आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये एक इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल रोलर कोस्टर जर्नी है। अब बिल्कुल हिम्मत ना हारें, सही वक्त पे सही इलाज से सही सलाह से फर्टिलिटी पॉसिबल है, रियली पॉसिबल है कंसीव करना। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी पूरी जो भी जानकारी आईवीएफ को लेकर लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, उन सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने देखा कि मैम ने आईवीएफ के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी, आपके दिमाग में भी कई सवाल होंगे जिनका जवाब आपको मैम ने दे दिया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। आपके जो भी आईवीएफ को लेकर जो आपके दिमाग में सवाल थे उनके जवाब आपको मिल रहे होंगे। आगे भी हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो इसके लिए तब तक के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ इन मीडिया 24/7। मैं हूँ आपके साथ ज्योति।